नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक नया टॉपिक जो यूनिट 10 आपका चल रहा है एक्सटेंशन एंड एजुकेशन में, इसमें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको बताएंगे ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का अधिकांशतः हर क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसके पाठ्यक्रम होने चाहिए, कैसे किस तरह से होने चाहिए, इनके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो उच्च लेवल पे हो चाहे वो निम्न लेवल पे हो। क्योंकि इन्होंने ऑल ओवर कैसे बच्चा सीखता है, किस तरह से उसको अपने अर्जन करता है, किस तरह से उसको अपने आप में आत्मसात करके उसका प्रयोग करता है, सारी चीज़ इन्होंने बताया है अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जो आपका टॉपिक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। क्या है करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें इनका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। तो आइए इस टॉपिक पर। इसमें क्या है हमारा, पहले देखते हैं कि करिकुलम क्या होता है। तो हमारा ये एजुकेशन संबंधित है, तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। अब करिकुलम जो हमारा होना चाहिए एजुकेशन का, कैसे होना चाहिए। तो जो एजुकेशन का जो करिकुलम हो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब देखिए आप फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। अब देखिए फॉर्मल होता है जो सबके लिए होता है, जिस एज ग्रुप के होते हैं उन सबके लिए होता है, चाहे वो उसमें कम कह सकते हैं लेवल की हो, चाहे वो उच्च लेवल के होते हैं। करिकुलम सबका एक होता है। जबकि हमारा जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, वो जो हमारे लर्नर होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार और वो जो कर रहे हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये मोस्टली आपके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। और इसमें आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है इस पर क्या है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बताया कि जो फॉर्मल एजुकेशन हो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म यानी एक होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी वो विषयवार पढ़ाया जाता है, उसमें फुल टाइम यानी पूरा टाइम उसका, जैसे 2 साल 4 साल यानी आप जीरो से लेकर के आप पढ़ाई करते हो पूरा BA MA PhD जो भी आप करना हो, यानी एक तरीके से क्या है एक टाइम बाउंड होता है वो फुल टाइम। सीक्वेंस यानी एक सीक्वेंस से चलता है, ऐसा नहीं है आप 1 पढ़ने के बाद 5 में पहुंच जाओगे, क्योंकि ये क्या है एक सीक्वेंस में चलता है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इसमें डिग्री दी जाती है, जिससे आपको ये लगे कि हाँ आप एलिजिबल हो चुके हो, आपको एक एज अ प्रमाण के रूप में सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है। अब देखिए जो हमारे करिकुलम होते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, यानी ये तो हमारा हो गया कि इसका क्या विशेषताएं होती हैं हमारे जो करिकुलम होते हैं। अब उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो देखिए करिकुलम में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये हमारा इंटरेस्ट यानी जो सीखने वाला है उसकी रुचि को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे छोटे बच्चे हैं, देखिए उनके जो होते हैं जो बुक होती हैं उसमें क्या है, मोस्टली देखिए जो छोटे बच्चों की बुक होती है उसमें आप पिक्चर ज़्यादा पाएंगे, लिखित कम पाते हैं, क्योंकि बच्चे उससे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और उसी के अनुसार उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पर इंटरेस्ट देखा जाता है, लेवल देखा जाता है, एटीट्यूड यानी उसका क्या नज़रिया क्या है, और वैल्यू उसके लिए क्या महत्व है, एप्रिसिएट कितना करता है वो। उसके बाद ये इसके साथ साथ उसमें फिजिकल मेंटेन ऑल ओवर फिजिकल मेंटल एंड मोटर तीनों चीज़ें उसमें आपकी जाती हैं, जैसे कॉग्निटिव कोनेटिव और अफेक्टिव के रूप में इन्होंने यहाँ पर बताया है। यानी कहने का मतलब उसमें जो करिकुलम होता है वो इंटरेस्ट, वहाँ पर एटीट्यूड, वैल्यू, एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ों को देखा जाता है, उसके अनुसार ही करिकुलम तैयार किया जाता है, उसी के अनुसार ही बुक्स आपके बनाए जाते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी करिकुलम से संबंधित। अब आते हैं हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसको टैक्सोनॉमी का जो अर्थ होता है हिंदी में उसको वर्गीकरण कहते हैं। क्या होता है, टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। अब देखिए इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम है, बेंजामिन ब्लूम। और 1956 में, कब 1956 में इन्होंने ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लाया था। और इन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश की कि जो हमारे सीखने के उद्देश्य होते हैं उनके वर्गीकरण से संबंधित, हम के जो हमारे सीखने के उद्देश्य हैं उनको इन्होंने वर्गीकृत किया, हमारे सीखने के क्या उद्देश्य है। तो ये तीनों इन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। और इसके साथ साथ इनका उद्देश्य था कि शिक्षा का क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है,
क्या प्रोसेस है शिक्षा के और क्या शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं। यानी शिक्षा के आधार यानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और प्रिंसिपल क्या होते हैं शिक्षा के, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर इन्होंने जोर दिया है। शिक्षा की कॉन्सेप्ट, शिक्षा की उसके बाद उसकी प्रोसेस और उसकी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को क्या किया इन्होंने, विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से जोर दिया है। और इसीलिए इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया है। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया है और इसमें आपका भी पूरा इस वीडियो में आपका पूरा नहीं हो पाएगा। मैं सेकंड वीडियो इसका ले आऊँगी और इसका मैं फिर डिटेल बताऊँगी। आप देखिए यहाँ पर हमने कॉग्निटिव लिया है। कॉग्निटिव जिसको हम ज्ञानात्मक कहते हैं और कोनेटिव जिसको भावात्मक बोलते हैं और तीसरा हमारा अफेक्टिव जिसको हम क्रियात्मक बोलते हैं। इन्होंने 3 चीज़ों को लिया है और तीनों चीज़ों में ऑल ओवर हम जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसको दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी इसी 3 शब्द से ही सारी चीज़ें आ जाती है। तो इनका काफ़ी चलन भी है, काफ़ी इनका उपयोग भी किया जा रहा है और इसका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आप बीएड में इसको भी पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना है। इन्होंने देखिए आपके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव, कोनेटिव, अफेक्टिव। तो हमारे कॉग्निटिव हमारे ज्ञान से यानी हमारे बुद्धि से संबंधित होता है, कोनेटिव हमारे एटीट्यूड से संबंधित होता है, हमारी भावनाओं से अफेक्ट करता है हमारे। उसके बाद हमारा अफेक्टिव का होता है एज हम कह सकते हैं उसकी क्रियात्मक रूप में उसको लाते हैं, उसको एक्टिंग के रूप में उसको उपयोग में लाते हैं, हमारा क्रियात्मक। तो इसको बारी बारी से हम सारी चीज़ें आपको डिटेल करेंगे। अब देखिए हमारा जो कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव को हमने यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर इसको हमने डिटेल किया है। देखिए ज्ञान, बोध, ये आप याद कर लेना। इन्होंने जो ज्ञान से संबंधित तब शब्द बताया है यानी संज्ञानात्मक में जो बताया उन्होंने 6 तत्वों को बताया। क्या क्या? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इन्होंने 6 तत्वों को बताया और इन्होंने ये बताया कि इन्हीं 6 तत्वों से व्यक्ति क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करता है और उसको उपयोग करता है, उसके अंतर को जानता है, उसके भेद को जानता है और उसको अपने रूप में कैसे हमें उपयोग करना है, कैसे नए रूप में उसको लाना है, सारी चीजें उन्होंने अपने इस संज्ञानात्मक विकास में दिया है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर है, इसको मैं भी डिटेल करूँगी। यहाँ भी देख लेते हैं कोनेटिव में है कि हमारे कह सकते हैं इमोशन से संबंधित होता है, हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस पर ध्यान देते हैं, उसके अनुसार हम अनुक्रिया यानी उसका रिस्पॉन्स देते हैं, अनुमूल्य यानी उसका वैल्यू देते हैं, संयोजित और विशेषीकरण यानी जैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा उसी के अनुसार उस पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा हमारा आता है अफेक्टिव यानी जिस चीज़ को हम इंटरेस्ट लिए हैं अब उसको हम क्या करते हैं, अपने कार्य रूप में परिणित करते हैं यानी क्रियात्मक रूप में उसको उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के लिए सबसे पहले किसी चीज़ की क्या करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। उसके बाद उसको अनुकरण करने के बाद उसको हस्त कौशल यानी अपने कौशल के द्वारा उसका उपयोग करते हैं, हाथों के द्वारा। परिशुद्धता यानी उसको परिशुद्ध करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और उसको स्वाभाविक रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ले आऊँगी। ये वीडियो इसमें आपको केवल कॉग्निटिव के बारे में यहाँ पर डिटेल करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा था, तो यहाँ पर आपको कॉग्निटिव हम डिटेल करेंगे। हमें आपको बताया कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक पक्ष हमारा ये हमारे मुख्य रूप से किसी समस्या होती है कोई, उस समस्या पर हम चिंतन करते हैं, उसको हल खोजने की कोशिश करते हैं और ये हमारे बोध, चिंतन और समस्या से संबंधित है। इन 3 बातों को याद रखना। यानी हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है किस पर आधारित है, बोध यानी कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसको जानते हैं है क्या चीज़, उसके बाद उसको हम धारण करते हैं यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं वाकई ये क्या चीज़ है। उसके बाद चिंतन करते हैं उसमें और धीरे धीरे उस समस्या के सॉल्व तक पहुंचते हैं। यानी हमारे ऑल ओवर जो हमारे मस्तिष्क संबंधी जो कार्य होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो ये हमारा हुआ ज्ञानात्मक पक्ष से। अब इसमें ज्ञानात्मक में हमने अभी आपको बताया, इसमें 6 तत्वों को उन्होंने शामिल किया है ब्लूम ने। क्या क्या है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब देखते हैं हमारा ये जो ज्ञान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज। क्या है हमारा, नॉलेज। यानी ज्ञान का क्या है
ये हमारा सबसे निम्न स्तर होता है। क्या होता है हमारा, ये सबसे निम्न स्तर होता है। इसमें किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या रिकॉल करते हैं। देखिए हम सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, मान लो एग्जाम्पल बच्चों का देते हैं। जैसे बच्चे, हम बच्चों को बता, देखो ये वाइल्ड एनिमल, जैसे इसको जानवरों के, जानवर, पशु पक्षी, फूल पत्ती, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है जानकारी देते हैं। तो ये क्या हमारा उसको रिकॉल कराते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कराते हैं, उसकी पहचान कराते हैं और उनको बार बार उसको पुनः स्मरण कराने का काम इसमें करते हैं, इसमें ज्ञान में करते हैं। तो देखिए सबसे निम्न स्तर होता है और निम्न स्तर से ही हम धीरे धीरे उच्च स्तर यानी मूल्यांकन तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है मूल्यांकन तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमें जब तक किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उस चीज़ के बारे में हम डिटेल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल हम उसका उपयोग नहीं ला सकते। उससे पहले हमें उसी के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न सूचनाओं को जानना, यानी कोई भी संबंधित कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश की जाती है वो क्या है। जैसे भी हमने आपको एग्जांपल दिया, पशु पक्षियों के बारे में जानने, उसके बच्चों को याद कराना उसमें। अब जैसे मान लीजिए पशु पक्षी तो जान गए, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये फूल हैं, ये पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें आपने उनको रिकॉल करके द्वारा रिकॉग्नाइज करके उनको अपनी जानकारी दे दिया। अब जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है उस चीज़ को क्या होता है और उसकी गहराई में जानने की कोशिश करते हैं, क्या होते हैं उसको और जाने। जैसे हम लोग भी हैं, सबसे पहले उसके बारे में है क्या चीज़ है। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी कोशिश करेंगे, है क्या, जिसको बारे में पता ही नहीं क्या है, तो वो क्या हमारे ज्ञान में आता है। अब ज्ञान तो पता है क्या है अब कम्युनिकेशन कैसे होता है, कितने प्रकार से होते हैं, क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, इन आदि चीज़ों को हम जानने के लिए किस पे आते हैं, बोध पे आते हैं। यानी उसके बारे में पूरा विवरण प्राप्त करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं, थोड़ा उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है इसमें क्या है, इसमें प्राप्त जानकारी को अधिक विस्तार से जानने की कोशिश की जाती है। यानी जो हमें प्राप्त जानकारी है उसके बारे में और विस्तार से हम जानते हैं, किसमें, बोध स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। अब देखिए ये हमारा है, इसके भी 3 स्तर होते हैं। यानी बोध में हम क्या क्या काम करते हैं, बोध में यानी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं। देखिए यहाँ पर अनुवाद करते हैं, यानी हमारा विवरण जो है उसके बारे में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिकाएं क्या होता है, ये कोशिका है क्या चीज़, यहाँ पर हमने जानकारी लिया। अब कोशिका हमने आपको बताया कि ये पादप कोशिकाएं अलग होती है, जंतु कोशिकाएं अलग होती हैं। अब यहाँ तक तो आपने जान गया ज्ञान के बारे में। अब बोध में आपने क्या है, अरे ये इनकी क्या संरचना होती है, कैसे इनका आकार होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में आते हैं, बोध में आते हैं। यानी उसके बारे में हम डिटेल जानकारी को करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें देखिए यहाँ पर अनुवाद का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राप्त जानकारी का विवरण प्राप्त करते हैं, यानी उसके बारे में डिटेल उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें कोशिकाओं की संरचना को जानना, अब यहाँ तक आपने जाना कोशिका क्या है, जंतु और पादप की क्या, अब उसकी क्या स्ट्रक्चर है उसको जानने की कोशिश करते हैं अनुवाद में। दूसरा हमारा है अर्थापन। अर्थ का मतलब उसके अंतर को समझना, उसकी मीनिंग को जानना, वो हमारा क्या होता है, अर्थापन में आता है। जैसे वहाँ पर हम भेद जानेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, क्या चीज़ किसमें, जंतु में क्या पाई जाती है, पादप में क्या चीज़ पाई जाती है, दोनों में अंतर क्या है, क्या चीज़ किसमें नहीं पाई जाती है, क्या चीज़ कौन सा उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अर्थापन में जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारा बहिर्वेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या होता है एक्स्ट्रापोलेशन, इसमें क्या है, जो हमने यहाँ पर जो प्राप्त निष्कर्ष पाया है, दोनों में तुलना करके जो हमने पाया, उसकी संरचना को हमने जाना, उसके बाद उसका अनुमान लगाते हैं। अब जैसे उसका मान लीजिए हमने संरचना के बारे में जान लिया कि ये चीज़ें पाई जाती है, और उसी के आधार पर जो अदर प्लांट्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जंतु में होता है, पादप में होता है, तो इस जानवर में भी यही चीज़ें होंगी। तो हमने क्या पर किया, यहाँ पर हमने क्या लगाया, जो हमें जानकारी मिली है उससे संबंधित हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, इन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। यानी ये चीज़ें हम किसमें करते हैं, बोध में करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में करते हैं। यहाँ तक तो हो गया आपने, यानी आपने उसके बारे में डिटेल जानकारी ले ली। अब आपका है अनुप्रयोग, जिसको हम प्रयोग बोलते हैं, ज्ञान, बोध, और तीसरा स्टेप आता है प्रयोग। क्या हमारा, जिसको हम अनुप्रयोग कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, यूज।
अब इसमें क्या है कि जो प्राप्त ज्ञान है उसको नवीन और समान स्थिति में प्रयोग में लाना। यानी हमने जो शिक्षा ग्रहण कर ली है, जो हमने यहाँ तक कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, अब हमें यदि आंसर दे दिया जाए, पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए, या कोई हमसे पूछे कि आपका जंतु क्या है, पौधक में क्या क्या चीज़ें नहीं क्या पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, इसका अंतर आपको बताना होगा। तो क्या है, आपने यहाँ तक तो जानकारी ले लिया है आपने, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब उसी को ज्ञान को आप उसको अपनी भाषा में क्या करेंगे, अपनी भाषा में लोगों को बताएंगे, उसकी जानकारी उनको देंगे कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर है। जैसे उसमें आपका साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी देंगे, कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, उनको आप विथ डायग्राम आप खुद ही उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपने उसका पूरा जानकारी आपने ले लिया है। यानी जो आपका ज्ञान है उस जब आपको कोई उसी के समान कोई स्थिति आती है, वहाँ पर उसका प्रयोग करें सीखेंगे और उसी के अनुसार उसके जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं अनुप्रयोग। अब आता है हमारा विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या है कि जो हमारा प्राप्त ज्ञान है उसको क्या करते हैं, अलग अलग जानकारी ग्रहण करते हैं, यानी ये और ही ब्रॉड हो जाता है। यहाँ तक तो आपने ऑल ओवर पूरा जाना। अब इसमें अलग अलग पार्ट, जैसे आपका साइंस के जो पार्ट होते हैं, तो जो साइंस के पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, कोई चीज़ को अलग अलग पूरी डिटेल जानकारी करते हैं। देखो विश्लेषण और संश्लेषण दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी तथ्य के बारे में उसको अलग अलग टुकड़ों में उसकी जानकारी ग्रहण कर लेना, वो हमारा विश्लेषण होता है। संश्लेषण क्या होता है, किसी तथ्य के बारे में एक ऑल ओवर उसको एक तरीके से अपने तरीके से उसको प्रयोग में लाना। जैसे एक तरीके से हम इसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं, यानी जो हमने ज्ञान ले लिया है उसको अपने तरीके से अमूर्त चीज़ें जो होती है उसको प्रयोग में ला देना, वो हमारा क्या होता है, संश्लेषण। यानी पूरा ऑल ओवर उसका निचोड़ निकालना, वो हमारा क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो विश्लेषण यानी प्राप्त ज्ञान का हम विश्लेषण करते हैं, उसको अलग अलग उसकी जानकारी और डिटेल उसकी जानकारी लेते हैं। अब संश्लेषण क्या होता है कि एक नए प्रतिरूप को विकसित करना। देखिए टॉपिक में जो शब्द मैंने लिया है बस उस शब्द पे आप ध्यान देना, क्योंकि जब बहुत डिटेल आपको जानने की कोशिश करते हो, यानी कहने का मतलब उसको रटने की कोशिश करते हैं उस शब्द को, तो क्या होता है वो चीज़ें हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन टू द पॉइंट आप उस लाइन को याद रखिए रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें आपकी तुरंत आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने बहुत कह सकते हैं एक जो सेंटेंस बनाते हैं आपका, जिससे आपको एक लाइन में उस चीज़ें समझ में आ जाए। क्या है, एक नए प्रतिरोध को विकसित करना। यानी यहाँ पर तो अपने अलग अलग चीज़ें कर ली। जैसे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल खिलौने का देती हूँ, तो बच्चे यहाँ तक जानते हैं ऐसे चलाया जाता है, इसमें चाबी लगती है, इस तरह से बनता है, सारी चीज़ जानकारी ले लिया उन्होंने। अब क्या किया, अब उसको क्या करेंगे, उसको अलग अलग टुकड़ों में करेंगे। क्या करेंगे, उसको अलग अलग टुकड़ों में करके क्या करेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसको यदि जोड़ लेते हैं तो उनका क्या है, उनका माइंड उसके प्रति एक नई क्रिएटिविटी डेवलप हो गई। देखो मैंने इसको एक नई चीज़ बना दिया, या नए आइडियाज इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो क्या है हमारा कि नए उस जो चीज़ उसने जानकारी लिया है उसको नए रूप में बदल देना। संश्लेषण का मतलब है जो हमें जानकारी है उसको क्या क्या हम नए रूप में परिवर्तित कर देना, यानी उसकी क्रिएटिविटी उसमें अपनी दिखाना। वो हमारी क्या होती है, सृजनात्मकता यानी संश्लेषण होता है। इसमें हमारी अमूर्त चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसको हम केवल जानते हैं उसको अमूर्त रूप में, उसको अपने रूप में परिवर्तित करने की भी कोशिश करते हैं। ये हमारा हुआ संश्लेषण। अब आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है, ये सबसे उच्च स्तर का होता है। देखिए हमारा ज्ञान क्या है, सबसे निम्न स्तर होता है, यानी हम अपने यहाँ से हम ज्ञान को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आपको होम साइंस एग्जांपल लीजिए, होम साइंस है क्या आपको पता ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, शुरू से पढ़ा होम साइंस क्या है, क्या कैसे पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे उसकी जानकारी प्राप्त करते करते अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हो मूल्यांकन में कि हमारे पास जो होम साइंस है इसका क्या उपयोग है, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप कोई पूछे आपसे, बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी डिटेल कर सकते हो, उसकी जानकारी लोगों को आसानी से अपने भाषा में आप दे सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ तक अपने ज्ञान का अर्जन कर लिया है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो गई है। जब हो गई है ज्ञान तो आप उसकी कमियों को, अच्छाइयों को, उसकी त्रुटियों को आसानी से आप उसकी बता सकते हैं। यह हमारा सबसे उच्च स्तर होता है, जहाँ का ज्ञान का एक परम लेवल होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो उच्च स्तर के उच्च स्तरीय ज्ञान में हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम उस चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं।
जैसे कोई चीज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, लास्ट में यदि आपको समझ में आ जाता है तो किसी को कोई आपको बताना हुआ तो अपनी भाषा में उसको क्या करेंगे, बहुत आसान वे में उसको आप बताने की कोशिश करोगे। जैसे हम लोग क्या है, टॉपिक को पहले समझते हैं, समझते समझते आप एक ऐसा लेवल आ जाता है कि उसको समझाने के लिए एक योग्यता डेवलप हो जाती है। अब वहाँ पर कोई चीज़ को रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। जब आपको रटने की नहीं ज़रूरत पड़ती है और उसको अपने वे में आप उसको समझा देते हो, दैट इज़ मूल्यांकन। यानी आपने उस उच्च स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसको अपने रूप में आप कन्वर्ट कर दे रहे हो, यानी आपने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। वो हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ये चीज़ें हो गई आपकी, इसमें हमने आपको बताया ज्ञान यानी उच्च निम्न स्तर होता है और मूल्यांकन आपका उच्च स्तर होता है। पहले उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हमें निम्न स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसका जो स्टेप है ये नीचे से, यानी हम यहाँ पर शुरू से लिख दिए हैं, लेकिन अभी आप उसका डायग्राम देखेंगे इनका तो वो नीचे से लिखा होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसका इस तरह से स्टेप चलता है। तो सबसे पहले निम्न स्तर जान लीजिए ज्ञान है और उच्च स्तर हमारा मूल्यांकन है। ज्ञान में हम कोई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, वो है क्या चीज़, और बोध में उसके बारे में जानकारी की कोशिश करते हैं। प्रयोग में जो हमें जानकारी मिली है उसको हम प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, और विश्लेषण का मतलब उसको हम अलग अलग टुकड़ों में जानने की कोशिश करते हैं, और संश्लेषण का मतलब उसको नए रूप में हम बदल देते हैं, और मूल्यांकन का मतलब उसको इस तरह से हम जानकारी लेते हैं कि उसको हम पूरी तरीके से उसको ज्ञान को हमने अर्जन कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, इससे हमें अब कोई उसमें समस्या नहीं है, दैट इज मूल्यांकन। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं। और हमने आपको ये अभी आपको कोनेटिव और अफेक्टिव बताया, इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी कोनेटिव में और अफेक्टिव में जो पॉइंट है इसको यहाँ पर मैं आपको डिटेल करूँगी। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो बोलो क्या है, तो बोलो, ये आपका तो बोलो TOBOLO, तो बोलो क्या होता है। तो देखिए तो बोलो एक तरीके से क्रियात्मक एक्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हमें डिटेल बताना होता है, कोई चीज़ को एक प्रासंगिक वे में बताना हो, एज अ यूज करके उसको हमें बताना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें किसी लोकसभा राज्यसभा मंत्रिमंडल को हमें बताना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में तो जैसे है कि एज हम उसको उपयोग में प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे एक तरफ लोकसभा के सदस्य, एक तरफ राज्यसभा के तरफ बीच में राष्ट्रपति को बता देंगे, यानी हमारी संसद के ये अंग होते हैं। यानी टोबोलो का मतलब है उसको हम प्रासंगिक वे में एज अ यूज रूप में उसको हमें जब बताना होता है तो हम टोबोलो का प्रयोग करते हैं। इट काफ़ी टाइम टेकिंग होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। जब किसी चीज़ में रुचि लाना होता है, रुचिपूर्ण तरीके से बताना होता है तो हम टोबोलो का प्रयोग करते हैं। तो टोबोलो एक तरीके से एक्टिंग की क्रिया होती है जिसमें हमें प्रत्यक्ष रूप में करके बताना होता है, हमारा टोबोलो होता है, टीचिंग मेथड होता है। जैसे बच्चों को अब लोकसभा राज्यसभा नहीं पता, बच्चों को हम सिखाने के लिए क्या करते हैं, लोकसभा बोले कि 3 पार्ट अंग होते हैं, तो लोकसभा को अलग, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को बीच में बैठाएंगे, इस तरह से मंत्रिमंडल को अपन क्या कर देंगे, डिटेल कर देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा हमने आपको पूछा था मोनो एक्टिंग क्या होती है, क्या है मोनो एक्टिंग, क्या हमारा मोनो एक्टिंग क्या होती है। तो मोनो का हिंदी होता है मूक। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है मोनो एक्टिंग, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हो, ये आप अपने ज्ञान को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, यानी आप उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। यदि इसको आप ढूंढ कर लिखने की कोशिश करोगे आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप होगा। इसलिए मैं आपको अपने कहा था क्वेश्चन नहीं कराते, इसलिए मैंने 2-2 क्वेश्चन लाती हूँ, उस 2 क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन रहते हैं। तो ये चीज़ आप जानिए। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन था मोनो एक्टिंग क्या है, यानी मूक अभिनय इसको बोलते हैं। मोनो एक्टिंग की हिंदी होती है मूक अभिनय, यानी जिसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो बोलते नहीं, कोई एक्टिंग करा के वहाँ पर सिखाया जाता है, कोई समस्या के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एक्टिंग करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं, बल्कि वो एक्टिंग करके चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मोनो एक्टिंग की जाती है तो उस समय जो होता है उसके पहले उसके बारे में बता दिया जाता है कि इस तरह से आपको बताया जाएगा और इस टॉपिक को बताया जाएगा, जिससे लोग उससे क्या होंगे, अलर्ट होंगे, तो धीरे धीरे उनको बातें समझ में आने लगेंगी। ये होती है हमारी मोनो एक्टिंग। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लेना, टोबोलो और मोनो एक्टिंग। और आज आपके लिए क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। मैंने क्वेश्चन टॉपिक बता भी चुकी हूँ। मोनो एक्टिंग और प्रोसेसन, ये भी दोनों टीचिंग मेथड है, ये हमें पूछ के आप बताओगे प्रोसेसन और मोनो एक्टिंग क्या है।
ये आपका है प्रोसेसन। ये टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स है। ये आपका प्रोसेसन क्या है, और दूसरा आप जानते ही हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आपका एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है एग्जाम में। इस दोनों का आप आंसर हमें बताएंगे। प्रोसेसन क्या है और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इसमें बहुत शॉर्ट में शब्दों में लिख करके हमें आप इसको बताएंगे। तो आशा करती हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हमें अवश्य इसका आंसर दीजिए। और इसके साथ साथ मेरी पहली वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। टीजीटी, पीजीटी, नेट, डिप्लोमा, कोई भी तैयारी कर रहे हो होम साइंस संबंधित, इससे आपको अवश्य सहायता मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।